दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पूरे मनोयोग से, ईमानदारी से और मेहनत लगन के साथ कर रहे होंगे। आज हम साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। अगर आपने हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हम यहाँ पर PYQs यानी कि जो ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर है उनके साथ नोट्स की सीरीज चला रहे हैं, जिससे कि आपकी तैयारी एकदम एग्जाम पैटर्न के अनुरूप हो सके। देखिए पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है अपवर्तन। चूंकि अपवर्तन क्या होता है, ध्यान दीजिए कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती हैं तो उनकी दिशा और गति में बदलाव होता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे जो प्रकाश किरणें हैं, मान लीजिए वो निर्वात से अगर पानी में जा रही हैं तो क्या होगी, उनकी दिशा और गति में क्या होगा, बदलाव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर निर्वात से वो कांच में जा रही हैं या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो जाएंगी तो क्या होगा, उनकी दिशा और गति में बदलाव होगा। इसी प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। पानी से इसके जो एग्जाम्पल हैं, जो कि इन एग्जाम्स में विशेषकर पूछे जाते हैं। पहला एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, पानी से भरे गिलास में पेंसिल या कोई भी छड़, ठीक है, पेंसिल हो या कोई छड़ हो, इसको टेढ़ा करके रखने पर यह हवा और पानी के बीच की रेखा पर टूटी हुई दिखाई देती है। ठीक है। दूसरा है, पानी से भरे बीकर के तल पर रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। मृग तृष्णा यानी कि जिसे मृग मारीचिका कहते हैं, सामान्यतः रेगिस्तान में या कभी कभी बहुत गर्मी के मौसम में रोड पर हमें जो पानी का आभास होता है, सामने पानी जैसा दिखाई देता है, या अन्य जो ऑप्टिकल भ्रम होते हैं, उनका निर्माण अपवर्तन के कारण या रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। तो ये एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, देखिए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, डेसिबल, डायोप्टर, अन्य। तो इसका सही आंसर है डायोप्टर। डेसिबल तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है और जो मीटर है वो लंबाई का एसआई मात्रक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डायोप्टर। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 देखिए, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं कौन से दर्पण या मिरर का प्रयोग करते हैं? कुल मिला के ये पूछा गया है। ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है अवतल दर्पण। देखते हैं क्यों प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण के जो उपयोग हैं वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका इस्तेमाल दूरबीनों में किया जाता है। इसका इस्तेमाल मेकअप दर्पणों में, जहाँ जो मेकअप होता है या हम जहाँ शेविंग कराने जाते हैं, महिला पुरुष दोनों के जो प्रसाधन केंद्र होते हैं वहाँ इस्तेमाल होता है। अपना चेहरा देखने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल हेडलाइट्स में किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो गाड़ियों के हेडलाइट्स हैं वहाँ इसका इस्तेमाल दंत चिकित्सक भी करते हैं। इसका इस्तेमाल आँख, कान, नाक के डॉक्टर करते हैं और इसका इस्तेमाल शेविंग के लिए भी शेविंग मिरर के रूप में किया जाता है। तो ये इसके जो उपयोग हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अवतल दर्पण के। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर पर होता है, अनंत पर होता है, 25 मिमी पर होता है, 25 मीटर होता है। तो सामान्य मानव नेत्र का जो दूर बिंदु है वो अनंत पर स्थित होता है। ठीक है, और सामान्य मानव नेत्र की जो देखने की जो क्षमता या जो चेक करते हैं वो 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, जब दूर बिंदु पूछा जाएगा तो आप अनंत लगाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है तांबा का, प्लेटिनियम का, टंगस्टन का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन एक बहुत कठोर धातु होती है जिसका प्रयोग जो है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है, देखिए कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा
जो लेंस है वो कौन से लेंस का प्रयोग होता है, एक तरीके से ये पूछा गया है इस प्रश्न में। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस, बेलनाकार लेंस। तो इसका जो सही आंसर है निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहते हैं, मायोपिया, ठीक है, इसके लिए हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग होता है। देखते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष क्या है? इस दोष में पास की चीज़ें तो साफ दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखती, ठीक है, ध्यान देना है। इसका जस्ट अपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष में ध्यान देना है कि हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी, पास की तो दिखेंगी लेकिन दूर की नहीं दिखेंगी, और इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस या कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग करते हैं। बस इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। जब उल्टा आ जाए, दूर दृष्टि दोष की बात हो जाए, दूर दृष्टि दोष, जब दूर दृष्टि दोष की बात हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, हमें क्या होगा, दूर की चीज़ें तो दिखेंगी लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिखेंगी। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा और यहाँ पर हम क्या, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों बातों को ध्यान रख लीजिए, यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है या पड़ता है वह क्या है? कॉर्निया, रेटिना, आइरस, पुतली। तो सही आंसर है रेटिना, ठीक है। आँख का प्रतिबिंब हमेशा जो है रेटिना पर बनता है, और वो कि कैसे बनता है, वास्तविक व उल्टा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8 देखिए कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, किस प्रकार का करंट प्राप्त होता है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो दोनों तो एक एपरेटस से हो नहीं सकती। तो इसका जो सही आंसर है वो दिष्ट धारा है, यानी कि डीसी, ठीक है। एसी क्या होता है? एसी अल्टरिंग करंट, जो कि जिसका ट्रांसफार्मर में होती है, ठीक है। कभी भी अगर ऑप्शन आए ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा होती है, तो फिर आप प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरिंग करंट लगाएंगे, ठीक है। डायनेमो आएगा तो दृष्ट धारा या डीसी लगाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 देखिए, इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा। देखते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे प्राकृतिक संसाधन है जो लगातार बने रहते हैं, जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सीमित मात्रा में होते हैं और एक बार खत्म होने के बाद फिर से नहीं बनते। अब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तो आप जान गए होंगे जो कभी खत्म ना हो, एंडलेस। जैसे सूर्य को एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए नवीकरणीय का, सूर्य, ठीक है। अब इसी की तरह सूर्य, हवा, पानी, पन बिजली, भूतापीय ऊर्जा, और यहाँ पर ध्यान देने की बात है बायोमास और एथेनॉल, ये भी नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। जबकि अनवीकरणीय ऊर्जा जो कि सीमित है और एक समय के बाद वो समाप्त हो जाएंगे, जैसे कोयला है, तेल है, यानी कि पेट्रोलियम्स, और प्राकृतिक गैसें हैं, यूरेनियम्स हैं, ठीक है, ये खनिज हैं, तत्व हैं, ये एक समय के बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10 है देखिए कि पारसेक किसकी इकाई है? ध्यान दीजिए, द्रव्यमान की, चुंबकीय बल की, समय की, दूरी की। तो पारसेक दूरी की इकाई। पारसेक दरअसल क्या है? पारसेक बराबर होता है 3.26 गुणा प्रकाश वर्ष, ठीक है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो प्रकाश वर्ष है दरअसल वो किसकी इकाई होता है, वो दूरी की इकाई है। जब प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है तो पारसेक भी किसकी इकाई होगी, दूरी की इकाई होगी। इससे क्या नापते हैं, जो ब्रह्मांड है वहाँ पर जो खगोलविद हैं वो आकाश गंगा हैं, स्टार्स हैं, उनके बीच की दूरी को मापा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दूरी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? pH बराबर 7, pH 14, pH बराबर 0, pH बराबर 3, ठीक है। तो 0 से 7 तक जिसकी pH वैल्यू होती है, यानी जितनी कम होगी वैल्यू, जितनी कम होगी यानी कि उतना ही वो क्या होगा, अम्लीय होगा। और जिसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी वो क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है, वो क्षारीय होगा। अगर pH बराबर 7 है तो उसे कहते हैं हम न्यूट्रल, जैसे कि वाटर। अब मान लीजिए कि जैसे कोई है जिसका pH इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। और अगर किसी का pH बराबर 14 है, इसका मतलब ये क्या है, सबसे ज़्यादा क्षारीय है। तो यहाँ पर पूछा है कौन प्रबल अम्लीय है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग अम्लीय है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा pH बराबर 0, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं हम।
पीएच वैल्यू से। देखिए जैसे यहाँ पर एक संकेत है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है यहाँ पर, बट एक संकेत है जैसे 0। तो जो एसिडिक चीज़ें क्या होती हैं, एक तरीके से ये देख लीजिए, जो एसिडिक चीज़ें हैं जैसे बैटरी है, ठीक है, स्टोमच एसिड होता है, जो HCl जो निकलता है, जो खाना पचाने के लिए उपयोगी है, लेमन है, खट्टे पदार्थ हैं, विनेगर है, टोमेटो है, ये सब, कॉफ़ी है, मिल्क भी है, थोड़ा सा एसिडिक है, ठीक है, मिल्क थोड़ा सा एसिडिक में आता है, ठीक है, वाटर है, ठीक है, और वाटर एसिडिक नहीं है, न्यूट्रल है, क्योंकि ये 7 है इसकी वैल्यू, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट एक रिप्रेजेंटेशन है आपको समझाने के लिए कि कौन सी चीज़ें एसिडिक है और कौन सी चीज़ें एसिडिक नहीं है। ब्लड है, इसका जैसे पीएच एग्जैक्ट 7.4 होता है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एसिड, बहुत ज़्यादा ना तो क्षारीय है और ना एसिडिक है, ठीक है। ये क्षारीय कौन सी चीज़ें हैं, जैसे स्टोमक टैबलेट्स हैं, ठीक है, और सोप्स आते हैं, ड्रेन क्लीनर आते हैं। स्टोमक टैबलेट्स बहुत सी जो एसिडिटी के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है, जब एसिडिटी की समस्या होती है तो एसिडिटी टैबलेट्स का यूज़ करते हैं हम, उनको न्यूट्रल करने के लिए। एसिडिटी का मतलब क्या होता है, एसिड की वैल्यू हमारे पेट में बढ़ जाती है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए एसिडिक टैबलेट्स का प्रयोग करते हैं, जिससे पीएच मेंटेन हो जाए। तो बेकिंग सोडा है, ठीक है, कभी कभी हम बेकिंग सोडा का भी यूज़ करते हैं। तो क्या है, अमोनियम सॉल्यूशन है, ब्लीच ब्लीच क्रीम्स भी आती हैं जो महिलाएं अपने फेस पे यूज़ करती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये क्षारीय हैं, तो जिनका चेहरा थोड़ा एसिडिक होता है वो ब्लीच क्रीम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो एसिडिक और न्यूट्रल, वाटर न्यूट्रल होता है, थोड़ा और पढ़ेंगे हम आगे किसी क्लास में इसके बारे में। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12 देखिए, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। इसका मतलब जो सबसे सॉफ्ट धातु कौन सी है, सबसे सॉफ्ट धातु, ठीक है, सबसे सॉफ्ट धातु इस जिसको काटा जा सकता है, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, क्रोमियम। तो सही आंसर है सोडियम Na, जिससे सबसे सॉफ्ट धातु है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है, और इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसमें, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, बहुत जल्दी क्रियाशील है, बहुत क्रियाशील है, वातावरण के संपर्क में आने से वाटर के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है, ठीक है। जैसे ही वाटर के संपर्क में आएगा, पानी के संपर्क में आएगा, और वातावरण के संपर्क में आने से या नमी के संपर्क में आने पर तुरंत विस्फोट कर सकता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 देखिए कि निम्न में से कौन सी अधातु, ध्यान दीजिए अधातु की बात हो रही है, पानी में डुबो कर रखी जाती है। सल्फर, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, आयोडीन। तो इसका सही आंसर है श्वेत फास्फोरस। जो व्हाइट फास्फोरस है उसको पानी में डुबो कर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। अगर ये वातावरण में रखा जाएगा खुला हुआ, तो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करके विस्फोट कर सकता है, ठीक है। तो इसे पानी में रखा जाता है इस कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14, कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर होता है, ग्रेफाइट, हीरा, कोयला, काजल। तो इसका सही आंसर है हीरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होती है। जब लोहे पर भाप की क्रिया की जाती है तो H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है। तो सही आंसर होगा यहाँ से हाइड्रोजन गैस। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 16 है, देखिए कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, वर्ग की, आनुवांशिकी, कार्य की, पारिस्थितिकी। तो सही आंसर होगा पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत जो है जीव विज्ञान की जो पर्यावरण है उसका अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, जीवाणु की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक। सही आंसर है ल्यूवेनहॉक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18, लिटमस पेपर प्राप्त होता है। तो लिटमस पेपर क्या होता है, एसिड और बेस, जो अभी बताया था, अम्ल और क्षार की पहचान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन क्या है, कवक और शैवाल के सहजीवी होते हैं। ये शैवाल के सहजीवी हैं, यानी कि साथ साथ उगते हैं, ठीक है। इनको जो भोजन है वो कवक शैवाल के सहजीवी के रूप में होने पर इन्हें प्राप्त होता है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए कि पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम। तो इसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो सनलाइट और जो सनलाइट के होती है तो पत्तियां चूंकि हरी होती हैं तो वो अपना आसानी से खाना बना पाती हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20, धान में जो खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? धान, गन्ना, ज्वार, मूंगफली। तो धान में होता है ये खैरा रोग, ये खरीफ फसलों में होता है और ये जो धान में होता है और ये जिंक की कमी से होता है, जस्ता। ठीक है, जिंक की कमी से, तो जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? मैंने बताया था 7.4 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? ठीक है, एनीमिया का लोहा, कैल्शियम, आयोडीन, जस्ता। तो सही आंसर है लोहा यानी कि आयरन। ठीक है, लोहा यानी कि आयरन, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। विशेषकर जो छोटे बच्चे हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए एनीमिया होता है, उसके लिए वो आयरन एंड फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं आयरन की कमी से एनीमिया होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 23, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो इसका सही आंसर है 1350 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, कि रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स, जोरोफाइट्स, एपीफाइट्स, मेसोफाइट्स। तो इन्हें जेरो XEROPHYTES जेरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी याद रख लीजिए क्योंकि कभी कभी हो सकता है हिंदी वर्जन में कुछ थोड़ा बहुत कुछ और नाम हो। ठीक है, तो सही मरुद्भिद भी कहते हैं, तो मरुद्भिद। तो इसलिए इंग्लिश में ध्यान रखिए, मरुद्भिद लिखा हो चाहे जोरोफाइट्स लिखा हो, एक ही बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 25, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑन्कोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, सीरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तो इसका सही आंसर है ऑन्कोलॉजी। न्यूरोलॉजी में तंत्र या का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा कैंसर का संबंध ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।